नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। हम लोग कुछ दिनों के बाद आज रूबरू हो रहे हैं आपसे। तथाकथित कारणों से मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, तो गर्मी वगैरह की वजह से थोड़ा सा घूमने टहले, तो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आधुनिक इतिहास श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम लोग साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे। साइमन कमीशन 1927। हाँ, एक बात है कि जब आप टिप्पणी करेंगे, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, या यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है, आपके कमेंट का हम स्वागत करते हैं और उसमें सुधार करना, मतलब हम चाहेंगे अगर आप सुझाव देंगे तो तभी सुधार होगा। हाँ, ध्यान रहे, कंटेंट्स में समझौता नहीं होगा, कंटेंट्स पूरे दिए जाएंगे। तो साइमन कमीशन के बारे में, सर हार्वर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया गया। उसमें 7 सदस्य थे और लॉर्ड इरविन के कहने पर इसके सारे सदस्य अंग्रेज लिए गए थे। इसलिए इस कमीशन को व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन कहा गया। अच्छा, इसका उद्देश्य था कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 चल रहा था उसके प्रभावों की जांच करना। तो अब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे चूँकि ये रिकॉर्डेड क्लास होती है तो आप चाहे तो पॉज करके इसे आराम से, यानी वीडियो रोक करके आराम से नोट भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको असुविधा हो कि मैं फास्ट चल रहा हूँ या स्लो चल रहा हूँ तो इस पर ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा, आपका स्वागत है। तो अब हम लिखे हैं, एक तरफ से देखते चले जाएं। साइमन कमीशन 1927 में सर हर्बर्ट साइमन इसके अध्यक्ष थे और भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रभावों की जांच करना, जिसे हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसी कानून की भारत में क्या प्रभाविता रही है, किस तरह चल रहा, उसकी जांच करने के लिए एक कमीशन गठित किया गया जिसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। तो उद्देश्य याद रखना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। और दूसरी बात है, जो ये 7 सदस्य थे, इसमें कुल यहाँ पे कुल 7 सदस्य थे और ये सातों सदस्य ब्रिटेन की 3 पार्टियाँ, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी लेबर पार्टी, तीसरी लिबरल पार्टी, तीनों दलों के सदस्यों में से, मतलब तीनों दलों के सदस्य लिए गए थे इसमें। लेकिन लॉर्ड इरविन के कहने पर एक भी सदस्य भारतीय नहीं लिया गया, और जब भारतीय नहीं लिया गया इसलिए इसे व्हाइट कमीशन कह दिया गया, श्वेत कमीशन। और जब यह कमीशन 1927 में बना और भारत में आया 1928 में, उस समय जो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बाल्डविन, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में याद रखना होगा। जैसे मैंने बताया कि जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की क्रांति हुई, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन। इसी तरह जब देश आज़ाद होता है उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। और इस समय यानी जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तो उस समय बाल्डविन था प्रधानमंत्री, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी जिसे भारत सचिव भी बोलते हैं, राज्य सचिव भी बोलते हैं, लॉर्ड बर्किनहेड था। और वायसराय भारत का उस समय लॉर्ड इरविन था। यह कमीशन भारत में 2 बार आया। सबसे पहले आया फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में अगर कहें तो 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचाए। सबसे पहले यही इसकी शुरुआत होती है। और जैसे ये कमीशन भारत आया, अब देखिए भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया। जहाँ जाए कमीशन गया, कमीशन गो बैक, कमीशन गो बैक, कमीशन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। आखिर विरोध क्यों? भाई ये तो आप ही ने कानून बनाया है और सारे सदस्य आपके ही लिए गए हैं, तो ये हम भारतीयों के साथ भेदभाव, यानी आप ही कानून बनाए, आप ही जांच करेंगे, तो कहाँ फेयर जांच होगी? ये तो नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ। कहने का मतलब
भारत शासन अधिनियम जो बना है 1919, वो आप सभी अंग्रेज मिलकर बनाए हो और इसकी जांच करने के लिए सभी अंग्रेज ही आ रहे हो, तब तो आप कहेंगे ही कि सब सही चल रहा है। तो इसलिए भारतीयों ने विरोध किया, क्योंकि कम से कम कुछ सदस्य तो भारतीय होने चाहिए थे। तो 2 बार आया, एक बार फरवरी 1928 में, दूसरा अक्टूबर 1928 में। और ये पूछा जाता है कि जो साइमन गो बैक का नारा है ये किसने दिया था। इनका नाम याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली एक तो यहाँ भी नारा दिए हैं और भारत छोड़ो के दौरान भी जो नारा इन्होंने दिया था। तो इनका नाम याद रखेंगे कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने। अच्छा, अब जब ये कमीशन भारत आता है, सबसे पहले मुंबई आता है, बॉम्बे 3 फरवरी 1928 को। इसके बाद अन्य जगह पर जाता है। अब होता ये है कि मद्रास में जब गया तो वहाँ टी प्रकाशम के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, गो बैक। और लखनऊ में खली कुजमा और पंडित जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व कर रहे थे। यही एक ऐसा मौका है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी लाठी पड़ी थी यहाँ पे। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अब इसी तरह के सवाल बनने लगे हैं। तो ये जो मेरी क्लास होगी ये ग्रुप डी से लेकर IAS तक काम करेगी। बस आप तो धैर्यपूर्वक सुनेंगे और इसके नोट्स बनाते जाएंगे। और साथ में अगर सब्सक्राइबर आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे जितने जल्दी, तो हम पूरी संविधान और पॉलिटी बहुत ढंग से पढ़ाएंगे। खास करके UPSI बैच भी आने वाला है, तो उसको टारगेट करते हुए भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लखनऊ में खली कुजमा और पंडित नेहरू नेतृत्व कर रहे थे। अब एक बार ये साइमन कमीशन तो चला गया, फिर ये अक्टूबर 1928 में आता है और अन्य जगहों पर आता है, भारत के अन्य कोनों पर। लाहौर में पहुंचता है। तो लाहौर में जब पहुंचा तो वहाँ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ। अब जब लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया तो बर्बरतापूर्वक इनके ऊपर कर्नल स्कॉट के कहने पर सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी ने लाठी चलाई और लाला जी लहूलुहान हो गए, बहुत बुरी तरह से घायल हुए। उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर पड़े एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। तो अभी 17 नवंबर 1928 को यानी पहुंचा, तो क्या हुआ कि 2 दिन बाद, जब 17 नवंबर को तो लाला जी का देहांत हो गया। जब वहाँ पहुंचा तो लाला जी इतने घायल हो गए, कर्नल स्कॉट के आदेश पर सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया। 2 दिन बाद यानी 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। जब लाला लाजपत राय का देहांत हो गया, और ये घटना यद्यप चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु भगत सिंह चाहते थे प्रक्रिया देना दूसरे तरीके से, लेकिन लाला जी का आदेश था कि अभी कोई हिंसक गतिविधियों में हिस्सा अभी आप नहीं लेंगे। हालांकि लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, तो उनके आदेश पर ये लोग मौन रहे, लेकिन ये लोग बहिष्कार करते रहे, देखते रहे। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने एक प्लान बनाया। उन्होंने प्लान बनाया था स्कॉट को मारने की, लेकिन मारना चाह रहे थे कर्नल स्कॉट को, लेकिन गलती से ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हो जाती है। इसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। इस सिलसिले में मुकदमा चलाया गया और चंद्रशेखर आज़ाद भागते भागते चले आए इलाहाबाद।
आनंद भवन में नेहरू जी से भी मिले कि इन लोगों की बचाइए, लेकिन यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। और इन चीज़ों को मैं आगे भी बताऊंगा एक एक टॉपिक करके। फिर भी अब एक जाते हैं, तब उस समय अल्फ्रेड पार्क कहलाता था। आज प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में कंपनी गार्डन है और वो आज़ाद पार्क के नाम से मशहूर है। तो अब अभी इन मिस्टर नॉट बाबर से संघर्ष करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली, क्योंकि उन्होंने शपथ लिया था कि मैं अपने जीते जी अंग्रेज़ों को कभी नहीं छूने दूंगा। तो ये बातें हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं। तो सैंडर्स की हत्या कर देते हैं लोग, और उस सिलसिले में चंद्रशेखर आज़ाद तो भाग निकले थे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई लाहौर षड्यंत्र केस में। तो आप लोग इसे पास करके भी नोट बना सकते हैं, बना लीजिए, या आप थोड़ी हट जाएं। तो इसको वीडियो रोक करके आप नोट बना लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, कोई लाइव क्लास तो है नहीं। तो हम मिटाना चाहेंगे इसको। या इसमें प्रश्न क्या क्या बन सकता है। पहला कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। इसके अध्यक्ष सर हर्बर्ट साइमन। ये क्यों गठित किया गया था? तो आप कहेंगे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रभावों की जांच करने के लिए। और इसमें कुल कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में? तो 7 सदस्य थे। ब्रिटेन की 3 पार्टियों से लिए गए थे, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी तथा लिबरल पार्टी। और लॉर्ड इरविन की सलाह पर एक भी सदस्य भारतीय नहीं लिया गया था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया, व्हाइट कमीशन कहा गया। यह कमीशन पहली बार कहाँ पहुंचा? तो आप कहेंगे 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा। और दूसरी बार कब आया? तो अक्टूबर 1928 में। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। प्रश्न और बन सकता है कि जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बाल्डविन था। और भारत सचिव कौन था? लॉर्ड बर्केनहेड था। और वायसराय लॉर्ड इरविन था। ये प्रश्न जैसे पूछ लिया था पिछले पीईटी एग्जाम में, जिसे आप लोग पेट बोलते हैं, उसमें पूछ लिया था कि गांधी जी ने लंगोटी कब धारण किया, तो इस पर ध्यान नहीं जाता है लोगों का। इसी तरह मेरा गेस है कि ये सवाल पूछा जाएगा कि पंडित नेहरू पर लाठी कब चली थी, कब लाठी पड़ी थी। तो ये साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहे थे, उन पर लाठी चली थी। उनके साथ खलीद कुजमा भी थे। तो अब हम इसे मिटाते हैं। थोड़ी सी बात और लिखते कि इसमें क्या हुआ था। लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना गया, और सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। सैंडर्स की हत्या हुआ सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड की तिथि है ठीक 1 महीने बाद। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय का देहांत हुआ, और 17 दिसंबर 1928 को बदले में सैंडर्स मारा गया। और मारा किसने? चंद्रशेखर आज़ाद। इनकी प्लान थी। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और तीसरे व्यक्ति थे राजगुरु। और मारना ये चाह रहे थे
स्कॉट को, लेकिन गलती से मारा गया फांडर्स। इसके एवज में मुकदमा चला जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। लाहौर षड्यंत्र केस। इस संदर्भ में 3 व्यक्तियों को फांसी हुई। भगत सिंह, पंजाब की मियांवाली जेल में इनको फांसी हुई। एक एक व्यक्ति के बारे में हम लोग चर्चा जब करेंगे तो इसको ज़्यादा देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। फिलहाल आप देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्रांतिकारियों के बारे में अभी हमें करना है चर्चा फिलहाल। तो अब इनकी हत्या कर दी। हत्या होने के बाद लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। इस सिलसिले में फांसी हुई इनको। इनको फांसी हुई, इस सिलसिले में इनको फांसी हुई, ये बात देख लेते हैं। अभी बहुत कुछ इनके बारे में जाना डिटेल बाकी है, फिलहाल हम लोग इतना ही देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप नोट भी कर लिए होंगे। अब होता ये है कि जब अंग्रेजों ने, उस समय अंग्रेजों में क्या बोलते हैं कि उस समय इरविन था वायसराय और भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड था। तो लॉर्ड बर्किनहेड ने चैलेंज कर दिया, कहा कि जब आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप में हिम्मत है, अगर भारत के सभी दलों को इकट्ठा कर पाओ, एक ऐसी रिपोर्ट हमको दो जिस पे सभी दलों की सहमति हो। तो भारतीयों ने लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक बैठक होती दिल्ली में। पहली बैठक होती दिल्ली में, मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में दिल्ली में पहली बैठक होती है। फिर दूसरी बैठक बम्बई में होती है मई 1928 में, उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। अब नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तावना तैयार की जाती है। मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करते हैं। प्रारूप या प्रस्तावना, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब प्रारूप तैयार कर लिया, करने के बाद अब क्या होता है कि जब बम्बई बैठक होती है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो विभिन्न दलों के सदस्य हैं। जैसे अगर मैं कुछ प्रमुख सदस्यों के नाम ले लूँ, नारायण मल्हार राव जोशी, ये मजदूर दल के प्रतिनिधि थे। सरदार मंगल सिंह, ये सिखों के प्रतिनिधि थे। डॉक्टर M.R. जयकर, ये हिंदू महासभा से थे। शौकत अली, इमाम अली, ये मुसलमानों के प्रतिनिधि थे। सुभाष चंद्र बोस, ये स्वतंत्र थे, यानी इंडिपेंडेंट थे, इनका कोई दल नहीं था। तो प्रस्तावना तैयार की गई और ये रिपोर्ट तैयार की गई, मतलब जब बैठक हो जाती है तो अगस्त 1928 में रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो इन बातों को हम लोग थोड़ा थोड़ा नोट कर लें। अंग्रेजों ने कहा कि जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे, साइमन को नहीं मानते हैं, तो आप में हिम्मत है, अगर आप में एकता है, तो आप एक ऐसी रिपोर्ट हमको बना के दीजिए जिस पे सभी भारतीय सहमत हो। सभी भारतीय का मतलब अधिकांश पार्टियों के सदस्य सहमत हो। एक तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, ये सभी दल के नेता भारतीयों में इकट्ठा हो। तो उस जो रिपोर्ट तैयार की गई उसका नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट। इसे इतिहास में नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में रिपोर्ट बनी थी, इसलिए इसका नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट, और ये तैयार की गई थी 1928 में। इस बात को ध्यान देखें। लॉर्ड बर्किनहेड जो भारत सचिव था, की चुनौती को
की चुनौती को स्वीकार किया गया और डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, दिल्ली में पहली सर्वदलीय बैठक की गई। एक बैठक तो दिल्ली में हुई। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट की जो सबसे पहली बैठक हुई थी, पहली सर्वदलीय बैठक, तो कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, दूसरी बात कि मई 1928 में मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बम्बई में सर्वदलीय बैठक प्रमुख सदस्य तो बहुत थे, प्रमुख लिखना ही नहीं उचित है यहाँ पे, फिर भी कुछ सदस्यों के नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। कौन सदस्य किस दल से आया था यहाँ हम नोट करते हैं। तो डॉक्टर एम आर जयकर भी थे, और मैंने कितने लोगों का नाम आपको बताया कि नारायण मल्हार राव जोशी, हम एन एम जोशी साहब लिखते हैं, एन जोशी। ये नारायण मल्हार राव जोशी जो थे मजदूर दल के प्रतिनिधि थे। एक दल था मजदूर दल के प्रतिनिधि। नेहरू रिपोर्ट जो बनी थी वो सर्वदलीय बैठक से बनी थी। तो मजदूर दल का जो नेतृत्व कर रहे थे नारायण मल्हार राव जोशी। दूसरे थे सरदार मंगल सिंह। ये सिखों के प्रतिनिधि थे, सिख प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि यहाँ ना लिखे, वैसे लिख दे रहे हैं। डॉक्टर एम आर जयकर, शार्ट में लिख दे रहा हूँ, नहीं चलिए इसे लिख देते हैं, एम आर जयकर। ये थे हिंदू महासभा से। सुभाष चंद्र बोस भी इसके सदस्य थे, इसमें बैठे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ये स्वतंत्र थे, इनका कोई दल नहीं था, ये स्वतंत्र मेंबर के रूप में बैठे थे नेहरू रिपोर्ट में। और थोड़ा सा जगह यहाँ नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं शौकत अली और इमाम अली। शौकत अली, इमाम अली। ये मुस्लिमों के प्रतिनिधि थे, मुसलमानों के प्रतिनिधि। मुसलमानों के प्रतिनिधि थे।
और ये रिपोर्ट तैयार होती है थोड़ी से इसकी जो प्रस्तावना तैयार किए थे, प्रस्तावना या प्रारूप, इसे प्रारूप भी कहते हैं। जो नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तावना या प्रारूप था उसको दो लोगों ने तैयार किया था। एक इनका नाम है मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। नोट कर लीजिए, तब आगे की बात हम लिखें। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे या नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रोक करके नोट बना लीजिए। अब क्या होता है कि अब रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। बेटा है ऊपर से। रिपोर्ट अगस्त में तैयार हो जाती है। ये एक चीज यहाँ लिख सकते हैं, नोट कर लें। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, ध्यान से देखिएगा, सदस्य नहीं थे, लेकिन इनका नाम क्यों आता है? परंतु इसके सचिव थे, परंतु इसके सचिव थे। अभी बड़ी अजीब सी बात है। यानी ये पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट में सचिव कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, और नेहरू रिपोर्ट में अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। तो यह रिपोर्ट यानी नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में बनी, या यूँ कहें में बनी। अब रिपोर्ट बन गई। रिपोर्ट की प्रमुख मांगें क्या थी, कि प्रमुख शर्तें क्या थी, इन बात को देखना है। पहली बात तो ये थी कि इस रिपोर्ट थी, शर्त को बताने से पहले दो पॉइंट और यहाँ पे याद रख लें कि जब रिपोर्ट बन के तैयार हो गई तो नारायण मल्हार राव जोशी और तेज बहादुर सप्रू ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो हस्ताक्षर नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए, नहीं किया। किसने? दो व्यक्तियों ने, एएनएम जोशी यानी नारायण मल्हार राव जोशी, इन्होंने हस्ताक्षर ही नहीं किया, और जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो इसकी शर्तें क्या थी, प्रमुख शर्तें? पहली शर्त, या इसको नोट कर लें, मिटा के ही लिखने में ज़्यादा भलाई है। तो जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, लेकिन इसके सचिव थे, और यह रिपोर्ट बनकर तैयार हुई 1928 में। और इस रिपोर्ट पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया? नारायण मल्हार राव जोशी ने और तेज बहादुर सप्रू ने दस्तखत नहीं किए। अब आते हैं, ऊपर से ही लिखते हैं रिपोर्ट की प्रमुख मांगे या शर्त।
प्रमुख शर्त क्या थी? पहली शर्त कि औपनिवेशिक शासन दिया जाए, यानी औपनिवेशिक स्वराज की मांग की, जिसे हम लोग डोमिनियन स्टेट्स कहते हैं, डोमिनियन स्टेट्स। और डोमिनियन स्टेट्स की जो अगर बात करने वाले थे तो पहले दो व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की मांग की, तो इस नेहरू रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया, क्योंकि ये लोग भी सदस्य थे, इनकी भी बात वहाँ पे रख दी गई। तो पहली बात कि औपनिवेशिक स्वराज, डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। दूसरी बात कि सांप्रदायिक निर्वाचन रोका जाए या समाप्त किया जाए। तीसरी बात कि महिलाओं को भी अधिकार दिया जाए। किसके लिए? मतदान का। महिलाओं को मताधिकार दिया जाए। सिंध को पृथक प्रांत बनाया जाए। बर्मा को भारत से अलग किया जाए। और साथ में कहा गया कि जो हाई कोर्ट है, जिसे उच्च न्यायालय हम बोलते हैं, उच्च न्यायालय को केंद्र के अधीन लाया जाए। और जो सातवीं प्रमुख बात थी, जो कई बार परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है, किसी नेहरू रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। यह पहला मौका है जब मौलिक अधिकारों की बात की गई। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कहाँ की गई? नेहरू रिपोर्ट में। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट बन जाती है, लेकिन इसका विरोध करने वाले स्वयं जो इसके सचिव थे, यानी यूँ कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दो लोगों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? इनका कहना था कि हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, अधिराज्य नहीं चाहिए। कहने का मतलब हमें औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट की इस बात को ये लोग नहीं मान रहे थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और एक नया संगठन बना दिया, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की इस संगठन की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रमुख मांग, नेहरू रिपोर्ट की मांग या शर्तें, ये प्रमुख मांग लिखते हैं। प्रमुख मांग या शर्तें, क्या क्या शर्तें थी? रिपोर्ट आखिर बनाई क्यों गई थी? आप साइमन बना के लाए थे, साइमन कमीशन, हम लोगों ने नहीं मंजूर किया। आपने चैलेंज किया कि आप सर्वदलीय बैठक से ये निर्धारित करिए कि आपको क्या क्या चाहिए, आप क्या सुधार चाहते हैं। तो हमने जो मांग रखी, औपनिवेशिक स्वराज की। पहली बात, औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज, या इसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स। जरा इस बात को समझें, डोमिनियन स्टेट्स का मतलब अधिराज्य। शासन हम करेंगे लेकिन आपके अधीन रहते हुए। और ये डोमिनियन स्टेट्स की मांग सबसे पहले दो व्यक्तियों ने किया, डॉक्टर एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू। तो यही डोमिनियन स्टेट्स की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति, इनका नाम है डॉक्टर जयकर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डॉक्टर एम.आर. जयकर है इनका पूरा नाम, एम.आर. जयकर, चलिए लिख रहे जयकर। और दूसरे व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू। यद्यप सप्रू ने दस्तखत भी नहीं किया था रिपोर्ट पर, तेज बहादुर सप्रू। तो एक तो बात थी कि हमें औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए, इन्होंने रिपोर्ट में मांगा था, जिसका विरोध नेहरू जी ने कर दिया, स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरी बात कि सांप्रदायिक निर्वाचन बंद करो। सांप्रदायिक निर्वाचन
समाप्त किया जाए। किया जाए। तीसरी बात, महिलाओं को भी मताधिकार दिया जाए। महिलाओं को भी मताधिकार दो, मताधिकार दिया जाए। ये नेहरू रिपोर्ट की बातें हैं सब। साथ में कहा गया कि सिंध को पृथक प्रांत बनाओ। अभी सिंध पाकिस्तान में इस समय है, आज भी सिंध को पृथक प्रांत बनाया जाए। पांचवी बात थी कि बर्मा, जिसे जो आज म्यांमार है, वो पहले बर्मा था और भारत का ही हिस्सा था। बर्मा को भारत से पृथक किया जाए, भारत से अलग किया जाए। पांच बातें हो गई। और छठी बात थी कि जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को केंद्र के अधीन किया जाए। केंद्र के अधीन किया जाए। और जो आखिरी प्रमुख मांग थी कि 19 मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाए। 19 कुछ मौलिक अधिकार उन्होंने लिखे थे, यहाँ संख्या पूछी जाती, इसलिए हम यहाँ 19 डाल दे रहे हैं। याद रखना, 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मांग की गई फंडामेंटल राइट्स की। और मौलिक, ये पहला मौका है जब मौलिक अधिकारों की मांग की गई। यह पहला मौका, यह पहला अवसर है जब मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक, पहला अवसर है। तो इतनी बात तो ये है, लेकिन दो लोग विरोध कर बैठते हैं, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन लोगों का मानना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, यानी डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, हमें औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए मांग रखी। इसको आप लोग रोक के नोट कर लें। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसमें अब देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया। तो ऊपर से मिटा रहे हैं। नेहरू रिपोर्ट का विरोध दो व्यक्तियों ने किया। एक थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया। कारण, इस रिपोर्ट का विरोध करने का कारण जो था, कारण ये था कि पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण
स्वराज की मांग। ये लोग नेहरू रिपोर्ट से असहमत हो गए, कहे हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें जब भी चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए। इसलिए ये लोग नाराज होकर विरोध करते हुए दोनों लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक संगठन की स्थापना की। ये स्थापना की किसने? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को नोट कर लेंगे। अब होता यह है कि अगले साल यानी 1929 में रावी नदी के तट पर यानी लाहौर में अधिवेशन होता है। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तिरंगा फहराया गया और घोषणा की गई कि प्रत्येक 26 जनवरी के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और उसी तिथि को याद करने के लिए हमारा गणतंत्र लागू किया गया, यानी पूर्ण संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये तिथि इसीलिए चुनी गई क्योंकि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हमने यहीं पर की। तो इसी जो घोषणा की गई थी 26 जनवरी के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की अनुमति मिली तथा गांधी को इसका नेता मान लिया गया। और इसी आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद को कहा कि मैं समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ। तो ये प्रश्न बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब कहा कि मैं समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ? तो ये इसी लाहौर अधिवेशन के दौरान कहा था। इन्होंने यद्यप 12 बजे रात तक चलता रहा, 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर को कहा गया कि अंतिम समय तक अगर अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश हुकूमत हमारी बात मान लेती है तो हम लोग स्थगित करते हैं, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं शुरू करेंगे। 31 दिसंबर बीत गया, यानी नया साल लग गया, लेकिन सरकार नहीं मानी। लिहाजा कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की अनुमति मिली और गांधी जी को इसका नेतृत्व प्रदान किया गया। कहने का मतलब गांधी जी को इसका नेता मान लिया गया। कुछ बातें नोट करते हैं, इस संगठन को याद रखेंगे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने की। क्यों? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। और विरोध क्यों किया? क्योंकि इनकी मांग थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए। तो इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जा चुका है। लाहौर अधिवेशन लाहौर बैठक कब होती है? 31 दिसंबर 21 ऑफ दिसंबर 1929। ये भी प्रश्न पूछ लिया था किस नदी के तट पर, तो ये कहाँ पे? रावी नदी के तट पर। अध्ययन में गैस वर्क कम होना चाहिए,
गेस्ट वर्क हम जब नोट्स बनाते हैं, तो जब व्यक्ति अतिशय अध्ययन करता है, बार बार अध्ययन करता है, तो उसे ऑटोमेटिक ये पता चलने लगता है कि एग्ज़ाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। चाहे वो एग्ज़ाम क्यों ना आईएएस का ही हो। दुर्भाग्य से मेरा बहुत करीबी मामला था, नहीं हुआ, लेकिन मौके बहुत अच्छे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिन साथियों का आईएएस में नहीं हुआ, घबराए नहीं। पीसीएस से वो लोग पीसीएस बने, एसडीएम बने, और डीपीसी के माध्यम से 6 से 8 साल में वो आईएएस बन जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो देखते हैं रावी नदी के तट पर। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। क्या क्या काम किया गया उस बात को हमको याद रखना है। पहली बात कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तिरंगा फहराया गया। क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई थी, नहीं मानी गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा, तिरंगा फहराया गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा फहराया गया। प्रत्येक, या यूँ कहें प्रत्येक शब्द ना लिखे ही 26 जनवरी लिख दें तब भी, लेकिन लिख ही दें। प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। देखिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक तिथि है, हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त को, इसलिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मना लेते हैं। और इस तिथि को याद करने के लिए हम लोगों ने इसी दिन अपना गणतंत्र लागू किया। और कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति मिली। कांग्रेस को सविनय, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति मिली। तथा गांधी जी को इसका नेता मान लिया गया। देखें, सारे पॉइंट्स इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूँ, मैं गणतंत्रवादी हूँ। मैं समाजवादी हूँ, मैं गणतंत्रवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ। ये नेहरू जी की कोटेशन है, तो याद रखना। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो अब हम लोग बाकी की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। हाँ, देखिए, एक समझिए कि आप हमें शुल्क दे रहे हैं, इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे और मैं जल्दी से इस
इस पॉइंट को जब सब खत्म कर लेते हैं आधुनिक इतिहास को, इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। डिटेल क्लास चलेगी। यकीन मानिए ऑल इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम होगा, सब में ये रामबाण साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।